Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 7th chapter, that is evolution. And what is evolution? Evolution is the process of continuous change in species. Dear students, the process of biological evolution that was explained with the help of various theories of evolution, and the various theories of evolution are: first, theory of acquired characters, which was given by Lamarck. Second, Darwin's theory of natural selection. Third, mutation theory, which was given by Hugo de Vries. And the fourth is modern concept of evolution, or which is also known by the name Neo-Darwinism. Students, two theories they are mentioned in our syllabus. First is Darwin's theory and second is the modern theory of evolution. And today we will be discussing in detail about Darwin's theory of natural selection. But before starting Darwin's theory, let me discuss with you the other two theories also, which are also very important. Students, the first theory of evolution that was given by Jean-Baptiste Lamarck, and the name of his theory was theory of acquired characters. So पहली थ्योरी किसने दी थी? लमार्क ने दी थी, और उसकी थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और अपनी इस थ्योरी को उसने अपनी इस बुक फिलॉसफी जूलॉजी क्यू में मेंशन किया है। लमार्क पहला पर्सन था जिसने प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने क्या कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बट लमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया विजमैन ने बाय हिज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। विजमैन ने ये कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमारी सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स हैं, एक है सोमेटिक सेल्स, दूसरी है जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स हमारी जनरल बॉडी सेल्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जर्म सेल्स वो हैं विच आर प्रेजेंट इन अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो विजमैन ने ये कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमारी सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करते हैं, और सोमेटिक सेल्स मॉर्टल हैं। जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो सोमेटिक जो सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो हाउ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दे विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो लमार्क ने दी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बट उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया विजमैन ने बाय हिज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। विजमैन ने कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दे कैन नेवर बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो स्टूडेंट्स, इन ब्रीफ तुम्हें लमार्क थ्योरी के बारे में इतना पता होना चाहिए। सेकेंड है स्टूडेंट्स म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रिस ने। ह्यूगो डी व्रिस का नाम शायद तुमने पहले भी सुना होगा जब मैंने तुम्हें करवाया था कि मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किसने किया था। मेंडल्स के लॉ को तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, कार्ल कोरेंस ने, एरिच वॉन तेशरमैक ने और ह्यूगो डी व्रिस ने इन 1901। और 1901 में ही ह्यूगो डी व्रिस ने अपनी थ्योरी दी म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेशन होता है अचानक किसी के अंदर कोई चेंज आ जाना, ठीक है। सो ह्यूगो डी व्रिस जो था, ही वाज वर्किंग ऑन इवनिंग प्रिमरोज, साइंटिफिक नेम है इनोथेरा लिमेरिकियाना। जब ये इनोथेरा लिमेरिकियाना ये इवनिंग प्रिमरोज प्लांट्स को क्रॉस करवा रहा था, तो वो देख रहा था कि अगली जनरेशन में कुछ ऐसे प्लांट्स बन रहे थे विच वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल फॉर्म्स। तो वो एक ही जनरेशन में, विद इन वन जनरेशन, ही वाज ऑब्जर्विंग वेरिएशंस। तो ये जो सडन वेरिएशंस या सडन चेंजेस एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस हैं, दीज आर नोन एज म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी व्रिस ने कहा कि ये जो म्यूटेशन है दैट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है वो फास्ट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं। सो द म्यूटेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिस, and he said that mutations, which are sudden inheritable changes produced in our generation, they are responsible for the process of evolution. So this was a brief account of these two theories, but only two theories they are mentioned in our syllabus. First is Darwin's theory and second is Neo-Darwinism, and today we will be discussing in detail about the Darwin's theory of natural selection. So students, let's start it.
Dear students, the term evolution was coined by Herbert Spencer in the year 1920. So the term evolution was given by Herbert Spencer. Now, what is the meaning of evolution, students? Evolution means descent with modification or change in species over time. स्टूडेंट्स, हम सभी जो है मंकी लाइक एंसेस्टर्स से फॉर्म्ड हुए हैं, बट वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस और वेरिएशंस एज कंपेयर टू अवर एंसेस्टर्स. स्टूडेंट्स, ये वेरिएशंस या डिफरेंसेस हमारे अंदर ऑल ऑफ अ सडन या अचानक नहीं आए हैं, इनको आने में काफ़ी टाइम लगा है. सो ये जो चेंज आया है स्पीशीज में ओवर टाइम, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन जो है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड इवोल्यूशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. अगर ये कहा जाए कि क्या इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है या हो रहा है, देन वी विल से यस, इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस process. So this change in species over time, this is known as what? This is known as evolution. Now students, today we will study about the theory of natural selection which was given by Charles Darwin. Charles Darwin, he was born in England on 12th February 1809. Charles Darwin, in 1831, he joined a 5-year expedition on the survey ship HMS Beagle. So this was the ship HMS Beagle, जिस पे डार्विन ने 5 ईयर जो है वो अपनी एक्सपीडिशन की. And while on Beagle, Darwin read a book called Principles of Geology by Charles Lyell, and he was very much influenced by this book which was written by Lyell. So this was the route of Darwin's exploration. Darwin almost he explored every part of the world, or and when he reached Galapagos Island, these Galapagos Islands, these are located to the west of South America. So when he reached Galapagos Island, he was very much influenced by the species which were occurring on this Galapagos Island. So when Charles Darwin, he reached on Galapagos Island, then what he observed that the species which are found in Galapagos Island, they occur nowhere in the world. ठीक है, वहाँ पे उसे जायंट टॉर्टोइजेस, पेंगुइन्स और सील, इस तरीके के एनिमल्स जो हैं वहाँ पे उसे देखने को मिले, जो कि उसने कहीं पे भी ऑब्जर्व या देखे नहीं थे. And these animals, they were very much large in size as compared to the normal species which are occurring the other parts of the world. And डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे कुछ बर्ड्स की अडाप्टेशंस को भी ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली अडाप्टेड थे टू देयर इकोलॉजिकल निशेस. And so they were different in some important ways, but they all were formed from the common ancestors. उनमें कुछ common characters भी थे, and still they were showing some differences. So he was very much influenced by these finches which were occurring on Galapagos Island. और students हम इन्हें famously Darwin's finches के नाम से जानते हैं. So Darwin's finches, these are the 13 species of finches, and they were sharing many morphological features. They were differing in several ways also. They were differing in their beak shape, in their beak size, and the food which they were eating. But all these birds or finches, they were evolved from a single species. So he attempted to correlate variations in their traits with environmental challenges. तो उसने थोड़ा सा explain करने की कोशिश की why these birds, they are found on the same place but they are differing with one another because of their adaptations to the varying environments. So in 1836, Darwin was back to England and he tried to solve the riddles of these observations and puzzles कि species किस तरीके से evolve होते हैं. जो ये सारा वो observe करके आया था अपनी 5 years expedition में, तो उसको उसने solve करने की कोशिश की.
नाउ स्टूडेंट्स, थॉमस माल्थस, डार्विन जो था ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम, दैट वॉज थॉमस माल्थस. थॉमस माल्थस ने स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसे हम माल्थस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. माल्थस थ्योरी ये कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है. ज्योमेट्रिकली इंक्रीज मतलब पावर्स में 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4 and so on. So माल्थस की थ्योरी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था ऑन डार्विन, और डार्विन ने अपने थ्योरी में माल्थस के जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन उनको भी एक्सप्लेन किया है. नाउ एल्फ्रेड वैलेस रसल, स्टूडेंट्स जिस टाइम डार्विन वर्क कर रहा था ऑन एवोल्यूशन, एट द सेम टाइम एल्फ्रेड वैलेस रसल ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन एवोल्यूशन, और दोनों की ऑब्जर्वेशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, सेम थी. वैलेस ने अपना पेपर जो था, वैलेस के पेपर का नाम था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल types. So जिस time Darwin work कर रहा था on evolution, at the same time Russell was also working on evolution. Now, both the scientists, that is Charles Darwin and Alfred Wallace Russell, on 1st July 1858 jointly announced their discovery at a meeting of the Linnean Society. दोनों ने इकट्ठे ही अपने थ्योरी को जो है प्रेजेंट किया बिफोर द लिनियन सोसाइटी. इन 1859 डार्विन ने पब्लिश की अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. बट क्योंकि डार्विन की जो थीसिस थी दे वर बेटर डॉक्यूमेंटेड देन द रसल, देयरफॉर दिस थ्योरी इज नोन एज Darwinism or Darwin's theory of natural selection. So all the credit went to Darwin. Now, what were the factors of Darwinism? So, factors क्या थे students? First point था rapid multiplication or overproduction. Second, limited environmental resources. Third, struggle for existence. Fourth, variations. Fifth, natural selection or survival of the fittest. Sixth, inheritance of useful variations. And seventh, the last one, formation of new species. So students, let's discuss all of these factors of Darwin's theory one by one. First point students, rapid multiplication. Living organism, they has high biotic potential or reproductive potential. देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक इनहेरेंट पावर है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की. एंड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ज्योमेट्रिकल मीन्स. बहुत ही फास्ट उनकी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पैरामीशिया का एग्जांपल दिया गया है कि पैरामीशिया जो है वो डिवाइड करता है 3 times in 48 hours, और अगर वो इसी रेट से मल्टीप्लाई करता रहे तो एक सिंगल पैरामीशियम 5 years में इतना मास बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10,000 times द साइज ऑफ द अर्थ. बट ऐसा तो नहीं हो रहा ना स्टूडेंट्स. इस तरीके तो फिर एक ही स्पीशीज फ्लरिश करेगी और बाकी स्पीशीज जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड पॉइंट विच वॉज एक्सप्लेन बाय डार्विन, दैट इज लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जिसने पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है दैट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. कैरिंग कैपेसिटी जो एनवायरनमेंट की है वो कभी भी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई नहीं करने देती बियॉन्ड इट्स लिमिट. और इसीलिए क्या होता है, एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन द पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. तो पहला पॉइंट था कि ऑर्गेनिज्म बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर रही है. सेकेंड पॉइंट ये था कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो ऑर्गेनिजम्स को फास्ट मल्टीप्लाई होने नहीं देते. Now the third point, struggle for existence. ठीक है. So because of the first two factors,
organisms multiply कर रहे हैं, but the environmental resources they are limited, there will start a severe competition between offsprings for their requirements. ठीक है, so there will start a competition. This competition is known as struggle for existence, because ये जो competition हो रहा है between the organisms, that is for their primary necessities of life. So this is known as struggle for existence. So this was the fourth factor of the Darwinism. Next point student, वेरिएशंस. वेरिएशंस को डार्विन ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. वेरिएशंस के बारे में डार्विन ने ये कहा कि ईच ऑर्गेनिज्म वेरीज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स स्पीशीज. वेरिएशंस क्या होता है? डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. इवन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, दे आर नॉट आइडेंटिकल. तो दिस पॉइंट और दिस फैक्टर ऑफ डार्विनिज्म, इट वॉज वेरी लिटिल एक्सप्लेन्ड बाई द डार्विन. सिर्फ वेरिएशंस के बारे में उसने ये बताया कि देयर आर डिफरेंसेस, दीज आर द डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम species. Next student point, fifth point, natural selection or survival of the fittest. Natural selection or survival of the fittest means the sorting out of the individuals with favorable variations, that is known as natural selections. Now students, जिन individuals के अंदर favorable variations होंगे उनको हमेशा एक competitive advantage मिलता है over the others and they are selected by the nature. This is known as natural selection by Darwin, or this is known as survival of the fittest by the Spencer. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज कि अगर कोई ऐसा एरिया है वहाँ पे अचानक जो है वो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो ऐसे प्लांट्स जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और मिनिमम वाटर लॉस करते हैं, उनको एडवांटेज मिलेगा ओवर द अदर्स. तो वो अपना यही फेवरेबल वेरिएशन जो है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ टाइम के बाद जो होगा उस एरिया में ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे जो कि पानी कम लॉस कर रहे हैं और पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये जो सोर्टिंग आउट होती है, सिलेक्शन होती है इंडिविजुअल की जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस हैं, दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन or this is known as survival of the fittest. So survival of the fittest, this sentence that was given by Herbert Spencer. सो जिराफ की इवोल्यूशन को भी डार्विन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स. जिराफ की इवोल्यूशन को डार्विन ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे दे वर हैविंग शॉर्ट नेक एज वेल एज लॉन्ग नेक. तो उस टाइम जो सोर्स ऑफ फूड था दैट वाज द लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज. तो उस टाइम एडवांटेज किसको मिला? उन एंसेस्टर्स को मिला जिनकी लॉन्ग नेक थी. सो दे गॉट एन सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर द अदर्स जिनकी शॉर्ट नेक्स थी और उन्होंने अपना यही कैरेक्टर जो है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किया और इस तरीके से प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक्ड जिराफ्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं. एंड दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू लमार्क. लमार्क ने ये बताया था कि जो एंसेस्टर्स थे जिराफ के वो शॉर्ट नेक थे एंड दे यूज टू स्ट्रेच देयर नेक in order to collect the leaves of the tall trees. So इस तरीके से उनके अंदर वेरिएशंस आए, फिर वो वेरिएशंस उन्होंने अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किए. फिर अगली जनरेशन के पास जो सोर्स था फूड का दैट वॉज द लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज. सो इस तरीके से धीरे धीरे वेरिएशंस ट्रांसफ़र होते गए और प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक जिराफ्स इवॉल्व हुए हैं. दिस वॉज द पॉइंट विच वॉज गिवन बाई लमार्क. बट डार्विन ने कहा नहीं, एक्चुअली जो जिराफ के एंसेस्टर्स जो थे दे वर हैविंग शॉर्ट नेक एज वेल एज दे वर हैविंग लॉन्ग नेक. और उस टाइम जब सोर्स फूड का लीव्स था ऑफ द टॉल ट्रीज, तो उस टाइम सिलेक्टिव एडवांटेज किसको मिला? उन एंसेस्टर्स को मिला जिनके पास लॉन्ग नेक थी एंड देयरफॉर दे ट्रांसफर्ड दिस फेवरेबल वेरिएशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन और इस तरीके से प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक्ड जिराफ्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं. स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? सो इस तरीके से जिराफ की इवोल्यूशन जो है दैट वाज एक्सप्लेन बाय डार्विन.
नाउ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब, मेलानिक फॉर्म्स का मतलब होता है डार्क फॉर्म्स का. तो डार्क फॉर्म्स का इवॉल्व होना ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. तो सबसे पहले जो ट्री की बाग्स जो थी इन इंग्लैंड, जब पोल्यूशन नहीं था या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई थी, तो उस टाइम ये जो मॉथ है बिस्टॉन बिटुलेरिया, जो कि लाइट फॉर्म है मॉथ की, वो ट्री के ट्रंक्स के ऊपर जो है ग्रो किया करती थी. एंड क्योंकि जो ट्री के ट्रंक्स थे दे वर कवर्ड बाय लाइकन्स, तो जो बैकग्राउंड था दैट वाज वाइट, और ये जो बिस्टॉन बिटुलेरिया थी दैट वाज आल्सो वाइट इन कलर, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती थी बाय द प्रेडेटर्स, तो उसको एडवांटेज मिल रहा था. और जो डार्क फॉर्म थी बिस्टॉन कार्बोनेरिया, वो इजीली रिकॉग्नाइज हो रही थी, ठीक है, आइडेंटिफाई हो रही थी बाय द प्रेडेटर्स. इसलिए प्रेडेटर्स मोस्टली किस पे फीड कर रहे थे? बिस्टॉन कार्बोनेरिया पे फीड कर रहे थे. और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई इंग्लैंड में, तो तुम्हें पता है कि जो लाइकन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी एयर पोल्यूशन. तो जितने भी लाइकन्स थे वो खत्म हो गए ऑन दी ट्री ट्रंक्स. तो बैकग्राउंड क्या हो गया स्टूडेंट्स? फिर दोबारा डार्क हो गया. तो अब इस टाइम सिलेक्टिव एडवांटेज किसको मिला? डार्क फॉर्म को, बिस्टॉन कार्बोनेरिया को एडवांटेज मिला. और इस तरीके से धीरे धीरे जो लाइट फॉर्म्स थी मॉथ की, बिस्टॉन बिटुलेरिया, दे वर रिप्लेस्ड बाय द डार्क फॉर्म्स, दैट इज द बिस्टॉन कार्बोनेरिया. तो ये जो इवोल्यूशन हुई है ब्लैक फॉर्म ऑफ मॉथ्स की from the light form in response to industrial pollution, this is known as what? Industrial melanism, and it is a very good example of natural selection. Now, sixth factor which was explained by Darwin in his theory, that was inheritance of useful variations. So individual, after their selection by nature, they will pass on these useful variations to the next generation. So the offsprings of fit individual will also be fit, because organisms जो जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस हैं उनकी सिलेक्शन हुई है बाय द नेचर, और वो अपने फेवरेबल वेरिएशंस को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ऑर्गेनिजम्स जो अगली जनरेशन में ऑब्टेन हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग favorable variations. Therefore, offsprings of fit individuals, they will also be fit. So इस तरीके से useful variations जो हैं वो inherit होते गए generation after generation, and in this way the formation of new species has taken place. So these were the 7 factors which were explained by Darwin in his theory of natural selection. तो first point था rapid multiplication, second limited environmental resources, third struggle for existence, fourth variations, fifth natural selection, sixth inheritance of useful variation, and last one formation of new species. Now students, evidences in favor of Darwinism. कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डार्विन की थ्योरी को फेवर करते हैं? पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय मैन. तो बहुत ही क्लोज पैरेललिज्म या सिमिलैरिटी देखी गई है बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है दैट इज डन बाय मैन. तो मैन क्या करता है ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में on useful animals, he selects individuals with desired traits और उनको सेपरेट करेगा फ्रॉम दोज विच डू नॉट पोजेस सच कैरेक्टर्स. और फिर जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर अच्छे ट्रेड्स होते हैं उनकी मेटिंग की जाती है. एंड आफ्टर मेटिंग, ठीक है, आफ्टर मेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशंस एक नई ब्रीड जो है वो एनिमल की फॉर्म्ड हो रही है. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा मैन जो है वो कई नई ब्रीड्स फॉर्म कर रहा है, कई नई वेराइटीज़ जो है वो प्लांट की फॉर्म कर रहा है. तो अगर मैन विद लिमिटेड रिसोर्सेज
can form new varieties of plants or can form new breeds of animals, then why not this nature with its vast resources and very long time? So the nature can also form new species with its vast resources and with infinite टाइम. सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो डार्विन की थ्योरी को फेवर करता है. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, मिमिक्री और प्रोटेक्टिव कलरेशन. मिमिक्री का मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, वायसराय बटरफ्लाई जो है इट इज़ रिजेंबलिंग द मोनार्क बटरफ्लाई. तो ये जो रिजेंबलेंस है मिमिक का विद द मॉडल या प्रोटेक्टिव कलरेशन है, ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अ सडन नहीं आई हैं, इसको काफ़ी टाइम लगा है. एंड दीज ऑल हैव अकर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो बोथ मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन दे हैव रीच्ड द प्रेजेंट स्टेज ऑफ परफेक्शन ओनली बाय ग्रेजुअल चेंज occurring side by side in both the model and mimic. तो ये चेंजेस ये नहीं है कि मिमिक जो है वो मॉडल को रिजेंबल कर रहा है तो चेंजेस जो है वो मिमिक में आएंगे, नॉट इन मॉडल. चेंजेस दोनों में आ रहे हैं साइड बाय साइड, इन द मिमिक ऑल्सो एंड इन द मॉडल ऑल्सो. एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है, ठीक है, विच इज़ जिसका दूसरा नेम जो है कैमोफ्लाज है. तो ये सभी चीज़ें जो है कैमोफ्लाज या प्रोटेक्टिव कलरेशन, अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज कर लेना ताकि प्रीडेटर जो है वो उसे अटैक ना कर सके. तो ये सभी चीज़ें जो है ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आई हैं. दिस हैव इवॉल्व्ड स्लोली बाय द प्रोसेस ऑफ biological evolution. Next students, correlation between nectaries of flower and proboscis of insects. This thing also have evolved slowly. ठीक है, साइड बाय साइड दोनों में चेंजेस आए हैं. प्रोबॉसिस जो है इंसेक्ट्स की, प्रोबॉसिस की लेंथ में और जो पोजीशन है नेक्टरीज ऑफ फ्लावर, दोनों में साइड बाय साइड चेंजेस आए हैं सो दैट जो है भी स्पीशीज इस तरीके से इवॉल्व कर सकें. सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स विच आर फेवरिंग दी Darwin's theory. Next students, evidences against Darwinism. Darwin's theory does not explain certain factors of life. और डार्विन ने खुद ये कन्फेस किया कि नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन मेन बट नॉट द एक्सक्लूसिव मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशंस. कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक मेन तरीका तो है, वे तो है स्पीशीज फॉर्म करने का, बट इट इज़ नॉट द ओनली वे टू फॉर्म द न्यू स्पीशीज. So what were the evidences against the Darwin's theory? First point है inheritance of small variations. Darwin held that small variations they form raw materials for evolution. इसका मतलब any organ will appear as small structure and gradually become perfect आफ्टर मैनी जनरेशन्स. बट कई ऐसे ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हेल्पफुल हैं टू द पोजेसर और टू द एनिमल्स ओनली इन द फुली डेवलप्ड कंडीशंस. देन व्हाट अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गन्स इन देयर इनिशियल स्टेज, जब उनका कोई यूज़ ही नहीं है टू द पोजेसर. तो कई बारी जब डार्विन ने ये बताया कि स्मॉल वेरिएशंस रॉ मटेरियल्स एक्ट करते हैं, बट कई बारी जब स्मॉल वेरिएशंस डेवलप होते हैं इन एन इंडिविजुअल, उस टाइम उनका कोई यूज़ नहीं है. तो अगर उनका कोई यूज नहीं है टू द पोजेसर, देन व्हाई दे आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. So this was the first point against the Darwin's theory. Next point है students, perpetuation of vestigial organs. Vestigial organs, they are of no use to us. So why they are inherited generation after generation? ये क्यों inherit हो रहे हैं? So this was also not explained by Darwin in his theory. So this is also another point against the Darwin's theory. And third reason, the most important reason जिसके कारण Darwin's theory जो है वो criticize हुई, that was lack of reasons that produce variations. Variations में अपने factors में Darwin ने variations के बारे में क्या बताया था? उसने यही बताया था कि variations, these are the differences present between the individuals of the same species. But उसने इस चीज़ को explain नहीं किया कि variations कैसे arise होते हैं, what are the reasons that are
are producing these variations. So this was the main weakness in the Darwin's theory, that he was not able to explain the reasons of variations. So students, this was all about famous theory of Charles Darwin, that is the theory of natural selection. So we have explained each and every aspect of this theory. We have read about the expedition of Charles Darwin, the factors of Darwin's theory, and what were the evidences in favor and against the Charles Darwin थ्योरी. आई होप स्टूडेंट्स ये थ्योरी जो है वो तुम सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू.